प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इनकम टैक्स की क्लास में। आज हम इनकम टैक्स में सैलरी हेड जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका पार्ट 2 ले रहे हैं और इनकम टैक्स में ये चैप्टर 3 हो गया। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज कुछ बेसिक नियम और सीखेंगे और उम्मीद करता हूं आप पीछे के सारे वीडियो देख चुके हैं। आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जो हम ले रहे हैं उसमें सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि आज पार्ट 7 यानी इनकम टैक्स की टोटल 7th वीडियो है ये। पार्ट 2 ऑफ सैलरी हेड का ये सेकंड पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। आज अपने इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो आज की हेडिंग है वो है बेसिस ऑफ चार्ज, यानी सैलरी हेड में आप चार्ज कैसे लगाते हो। सेक्शन 15 जो इनकम टैक्स का है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, यानी सैलरी कब टैक्सेबल आपको करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें 3 रूल्स आएंगे, देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आप देखें क्या लिखा है। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस, यानी रिसिप्ट बेस पर और ड्यू बेसिस पर चार्ज की जाती है। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो। हैंस टैक्सेबल सैलरी इंक्लूड्स, यानी इस नियम के आधार पर जो टैक्सेबल सैलरी होती है उसमें हमें क्या जोड़ना है ये बात अपने को तय करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यानी ये जो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ये एक लाइन आप याद रख लें, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो आप ध्यान से देखें, एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी का मतलब होता है जब आप पैसे पहले से ले लेते हो, यानी यहाँ पे ड्यू तो बाद में होगी पर रिसिप्ट पहले हो गया है ना। और रूल क्या है, विच एवर इज अर्लियर। तो अब देखो, एडवांस सैलरी ऑन रिसिप्ट बेसिस, एडवांस सैलरी किस बेस पे टैक्स लग जाएगा, रिसिप्ट पे बेस पे। ओके, सैलरी पेड इन एडवांस इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल वो मिल जाए उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी। नोट, सच एडवांस सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू। चूंकि आप टैक्स उस पर जिस समय मिला था तब लगा चुके हैं, इसका मतलब जिस साल की वो एडवांस है उस पर ये टैक्स फिर दोबारा से नहीं लगेगा। और ये आप बेस माने एक इनकम पे एक बार ही टैक्स लगता है। इसको एक छोटी सी बात से आप समझें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जैसे पूरे साल में 12 महीने ड्यू होते हैं, तो 12 महीने वो एडवांस नहीं माना जाता है। इनकम टैक्स में एडवांस तब माना जाएगा जब आप नेक्स्ट ईयर की सैलरी उठाते हो। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सैलरी में जैसे मान लो मैंने नेक्स्ट ईयर की 2 महीने की सैलरी इस साल उठा ली है, तो 12 महीने तो हमारे इस साल के प्लस 2 महीने एडवांस के, 14 महीने पे टोटल सैलरी जो होगी उस पर टैक्स लगेगा। ये हुआ पार्ट 1। साथ में ये जो नोट था वो ये कहना चाहता है कि जो 2 महीने आपने अभी टैक्स लगा दिए तो बाद में जब ये ड्यू हो तब टैक्स नहीं लगाना है। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाया सैलरी। ये ऑन ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? जैसे मान लो आपके कमा तो लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तभी तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किस बेस पे हो रही है टैक्सेबल, ड्यू बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे ड्यू पहले हो जाता है, रिसिप्ट बाद में होता है। रूल है विच एवर इज अर्लियर। ओके, अब इसको आप देखें, सैलरी फॉलिंग ड्यू इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द ईयर इन विच इट फॉल्स ड्यू, यानी जब जिस साल वो ड्यू होती है उसी साल उस पर टैक्स लग जाता है। ओके, नोट, सच ड्यू सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड। जब मिलेगी तब नहीं मिला है, वो तो दोनों में ही आप समझ लें कॉमन हो गया कि अगर आप पहले रिसिप्ट के आधार पे टैक्स लगाते हो तो फिर ड्यू पे नहीं लगाओगे, और जब ड्यू के आधार पे टैक्स लगा देते हो तो रिसिप्ट पर टैक्स नहीं लगाओगे। 2 पॉइंट हो गए, पहला एडवांस सैलरी, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एक थर्ड पॉइंट इसमें और आता है, वो भी आप देखें, वो है एरियर सैलरी।
एरियर सैलरी क्या होता है, पहले आप इसके बारे में समझ लें। एरियर सैलरी होता है कि जैसे कोई पीछे की डेट से आपकी डीए बना, सैलरी बनी, बढ़ा दी पुरानी सैलरी, तो बढ़ा दी तो पिछली डेट से बढ़ाई है, इसका मतलब वो एरियर कहलाता है। क्लियर? तो एरियर सैलरी के बारे में कहता है, देखो, एनी इंक्रीमेंट, कोई भी वेतन वृद्धि इन द सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पूर्व डेट से अगर कोई चेंज हुआ है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो तनख्वाह जो है वो पिछले साल जो 1 मार्च है वहाँ से बढ़ाई गई है, बढ़ाई तो आज है लेकिन डेट पीछे के 1 साल से मानी जाएगी। अपने यहाँ पे मान लो कोई नौकर काम करता है तो वो कई दिनों से हमें कह रहा था कि भाई तनख्वाह बढ़ाओ, तो हमने उसे कहा कि चल ठीक है, पिछले साल से तेरे तनख्वाह जो है वो वहाँ से पीछे से बढ़ाते हुए लाएंगे। तो ये जो पीछे से जो बढ़ा के हम लाते हैं उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। क्लियर? तो ऐसी कोई सैलरी है जो पीछे से बढ़ के आ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा। तो वो एरियर जो है वो जिस समय प्राप्त होता है तब टैक्सेबल होता है। सच एरियर विल बी टैक्स्ड इन द ईयर इन विच इट इज अलाउड। एरियर सैलरी आर टैक्सेबल ऑन द रिसिप्ट बेसिस, रिसिप्ट के बेस पर उस पर टैक्स लगाना है। ओके, तो ये 3 नियम हमारे सामने आए। एडवांस सैलरी जब रिसिप्ट होती है तब टैक्सेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी जब ड्यू होती है तब टैक्सेबल हो गया, और थर्ड पार्ट हमने कहा एरियर सैलरी, ये रिसिप्ट होने पर टैक्सेबल होती है। बस इतना ही तो रूल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। ओके, अगर कोई भी प्रश्न हुआ आप मुझे निश्चित रूप से पूछा करें। वीडियो देखते समय आप नोट कर लिया करें कि ये क्वेश्चन सर से पूछना है, तो जहाँ पे भी कोई दिक्कत आए ज़रूर पूछें। और समझ में आ गया है तो बता दें कि भैया समझ में आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, ये आपके एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया है, हम इसको अच्छे से करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए मेरे साथ क्वेश्चन। मिस्टर एक्स जॉइंड ए लिमिटेड फॉर अ सैलरी ऑफ 5000। मिस्टर एक्स ने 5000 रुपये की सैलरी के लिए ज्वाइन किया पर मंथ। ओके, ऑन 1/4/2017 में। इन द ईयर 2018-19 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वॉज पेंडिंग, यानी उसकी जो 18-19 ईयर जो था उसमें उसका इंक्रीमेंट कितना होगा वो पेंडिंग था। ऑन 1/4/2019 को, यानी अगले साल, हिज इंक्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड एज फॉर 2018-19, और 18-19 के लिए उसका इंक्रीमेंट फाइनल कर दिया गया। और कितना किया गया? 1000 पर मंथ। तो आप इस कहानी में ये समझे, 17 में नौकरी लगा, 18-19 में उसने कहा था तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन उसकी बढ़ाई गई, 19 में बढ़ाई गई, और 19 में जब बढ़ाया तब कहा था कि तेरे को 18-19 से दे दिया जाएगा और 1000 रुपये आपके इंक्रीमेंट होगा। एंड फॉर 19-20 1500, और जो 19-20 का है उसमें उसकी बढ़ के 1500 रुपये बढ़ जाएगी। तो आप ये समझे 17 में थी 5000, 18-19 में अब हो जाएगी 6000, और 19-20 में उसकी हो जाएगी 6000 में 1500 और जुड़ जाएंगे, यानी 7500। क्लियर? अभी इसको देखेंगे आप एक बार, बस क्वेश्चन के फ्लो को देखें। अब वो कहते हैं सच एरियर सैलरी रिसीव्ड ऑन 2019। ये जो जितना भी पीछे से बढ़ा ना, आपने देखा पीछे से सैलरी बढ़ाई, तो ये जो एरियर था वो उसको 2019 में मिला, तो 19 में मिला तो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा हो गया? 19-20 हो गया ना, तो 19-20 में उसको टैक्सेबल करना है। फाइंड ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, हमें पूछता है बताओ कि कितनी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी होगी। फर्दर सैलरी ऑफ अप्रैल 2020 हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड इन द एडवांस। साथ में इसने एक और चीज़ जोड़ी, देखो क्या है, फर्दर सैलरी ऑफ अप्रैल 2020, यानी 1 महीने की सैलरी जो थी 2020 की, अप्रैल का मतलब हो गया 20-21, तो 20-21 की सैलरी उसने हैव रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में ले ली। तो एडवांस में ले ली तो मैंने कह दिया कि नेक्स्ट ईयर की जो आप एडवांस ले लेते हो तो रिसिप्ट के बेस पे टैक्स होगा, तो उस पर भी टैक्स अपने को लेना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसे एक बार रिवाइंड करके वापस ज़रूर देख लें तो पूरा क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे इसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेगी। ये एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा इसका आपके कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले अपने को इसमें करना क्या है, सैलरी फॉर 2019-20। सबसे पहले तो हम पीछे जो गत वर्ष था
उसमें उसकी सैलरी कितनी हुई ये निकालेंगे। यानी 12 महीने जो मूल रूप से हमारे होते हैं, याद रखना 19-20 हमारा बेस प्रीवियस ईयर है। तो 19 और 20 में उसकी तनख्वाह कितनी हो गई वो मैंने बताया, 5,000 शुरुआत में थी, 18-19 में 1,000 बढ़ानी है और 19-20 में 1,500 बढ़ानी है। तो टोटल कितनी हो गई, 5 और 1 6 और 1 7,500। और 12 महीने वो नौकरी करता है तो 12 महीने ड्यू होगी और ड्यू के आधार पर टैक्सेबल हो गई, है ना। तो 90,000 रुपये तो ये हो गई सैलरी। क्लियर, ये हो गया अपना मेन ईयर। उसके बाद में आपके आता है एरियर सैलरी 18-19 का। तो 18-19 में एरियर उसका 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से बढ़ा, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12,000। ये एरियर की सैलरी हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों। और उसकी क्योंकि बाकी सैलरी तो उस समय टैक्स लग गई थी, 5,000 जो सैलरी थी उस पर तो पहले टैक्स लग गया, तो उसको तो छोड़ दो। बकाया जिस पे टैक्स नहीं लगा वो कितना है, केवल वो 1,000 है। तो 1,000 इंटू 12 हो गया, तो 12,000। उसके बाद में एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी जो है वो उसने कितने महीने की ली थी, 1 महीने की। वो कौन सा महीना है, अप्रैल 2020 का। तो वो आपके यहाँ पे 7,500 आ गया। आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये आपने हुआ 18-19, 19-20 और 20-21, 3 आ गए। ये हमारा बेस ईयर है, ये पिछला साल हो गया, और ये आपका एडवांस सैलरी हो गई। सारी जोड़ी तो ये आपकी टोटल सैलरी आ गई 1,09,500। ये पूरा जो एग्जाम्पल था वो इतना छोटा सा एग्जाम्पल है, बस इसको एक कंसेप्चुअली समझना है। कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो बेटा ज़रूर पूछना, उससे मुझे पता रहेगा कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ और उसमें एडिशन कर पाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा पैसा, एक ही बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारा पैसा उसको मिला 19-20 में ही है। ये 19-20 की सैलरी, ये एरियर जो था वो अभी मिला है, और ये एडवांस वो भी उसने पहले ले लिया। तो ये सारा का सारा कौन से ईयर का हो गया, 19-20 का। बस इतना ही। और 20-21 हमारा क्या होता है, असेसमेंट ईयर। हमें प्रीवियस ईयर की सैलरी लेनी होती है, तो प्रीवियस ईयर 19-20 हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी बात बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछना। ये आपका पहला जो रूल आज हमने सीखा है ना, ड्यू और रिसिप्ट दोनों में से जो भी पहले हो के आधार पर टैक्सेबल किया जाता है। अब आते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूँ वो है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। यानी सैलरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेतन में क्या क्या चीज़ों को लिया जाता है, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला आप देखें, आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है मूल वेतन, हिंदी में इसको बोलते हैं। और ये क्या है, इट इज़ द सम पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये एक टोटल अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा पे की जाती है टू एम्प्लॉय एज सैलरी एंड शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। सैलरी के रूप में पूरी जो पेमेंट की जाती है ये पूर्णतः टैक्सेबल होती है। ये इतनी सी बात इसमें अपने को बताई है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक सैलरी। हमेशा टैक्सेबल होती है, मूल वेतन जो कि एक व्यक्ति को मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखें इसके आगे। अगला जो पार्ट है वो भी इसमें हम देखते हैं, पे स्केल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या नाम है इसका, पे स्केल, जिसको हम ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं। तो पे स्केल क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पेमेंट। ये एक पेमेंट का सिस्टम है वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू द एम्प्लॉय, जिसके अंतर्गत एम्प्लॉय को ये पहले से पता होता है कि मेरी जो सैलरी है वो बढ़ेगी कैसे। इंक्रीमेंट शब्द याद रखना, इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि कैसे होगी ये उसको पहले से पता होता है। बेसिक सैलरी इज गिवन एज, और जब पे स्केल होता है ना वो इस तरीके से दिया हुआ होता है। पे स्केल देने का तरीका 5,000 डैश 1,000, फिर 8,000, फिर 2,000, फिर 12,000। ये जो पे स्केल है इसमें आप विशेषता देखो, एक बड़ी संख्या है, फिर एक छोटी संख्या है, फिर एक बड़ी संख्या है, फिर एक छोटी संख्या है। 5,000, 1,000, 8,000, 2,000 और 12,000। यानी हर बड़ी संख्या के बाद में एक छोटी संख्या, और जो छोटी संख्या है वो कहलाता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब हर साल आपकी जो तनख्वाह बढ़ेगी वो कितनी होगी। तो जैसे सबसे पहले देखो, इसको समझते हैं एक बार के लिए। 5,000 रुपये उसकी पहली नौकरी की तनख्वाह होगी।
जब 1 साल हो चुका होगा तो 1,000 रुपये बढ़ेगा, तो 5,000 के बाद में वो कितनी हो जाएगी? 6,000। ये 1,000 का इंक्रीमेंट तब तक रहेगा जब तक कि वो 8,000 ना हो जाए। यानी पहले साल 5,000, दूसरे साल पूरे साल हर महीने 6,000, फिर अगले महीने 7,000 और फिर 8,000। 1,000 बढ़ते हुए जब वो 8,000 पे पहुँच जाएगी, उसके बाद में आपका इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा 2,000 रुपये पर मंथ बढ़ने का। क्लियर? और वो जो बढ़ेगा, अच्छा, एक इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है, ये भी बात आप याद रखें, साल में एक बार। यानी 1,000 रुपये बढ़े तो वो पूरे साल अब 1,000 रुपये हर महीने का रहेगा, और अगले साल फिर 1,000 बढ़ेगा, फिर अगले साल 1,000, यानी 8,000 जब तक ना हो जाए। जब 8,000 हो जाएगा तो फिर 2,000 रुपये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो कब तक रहेगा? जब तक कि 12,000 रुपये ना हो जाए। तो ये इसका बेस पार्ट होता है कि इंक्रीमेंट लिखा होता है। पे स्केल वो होता है जिसमें इंक्रीमेंट पहले से पता होता है। अब आप देखें, जैसे इसको एक्सप्लेन किया है वही वापस, एज पर दिस शेड्यूल इनिशियल पेमेंट इज़ 5,000, यानी उसकी जो पहली तनख्वाह जो होगी इनिशियल पेमेंट वो 5,000 होगा, विच विल इंक्रीज्ड बाय 1,000 एवरी ईयर अंटिल द सैलरी रीचेज 8,000, और वो तब तक 1,000 रुपये बढ़ता रहेगा हर साल जब तक कि वो 8,000 नहीं पहुँचे, तो 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद में वंस सैलरी रीचेज टू 8,000 देन इंक्रीमेंट विल बी 2,000 एवरी ईयर, और जिस दिन वो 8,000 पहुँच जाएगा तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो 2,000 पर ईयर हो जाएगा, टिल ईयर रीचेज टू द 12,000, जब तक कि वो 12,000 रुपये तक ना पहुँच जाए। और ये जो अकॉर्डिंगली बेसिक सैलरी जो कैलकुलेट, इसी के बेस पर वो कहता है कि आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपका हो गया पे स्केल क्या होता है। ओके, इसमें आगे हम और बात करेंगे। वैसे मैं अब शॉर्ट में अभी बता दूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके 3% इंक्रीमेंट का कंसेप्ट है आज की डेट में, तो 3% सैलरी बढ़ती है। तो गवर्नमेंट और वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम पे स्केल समझ रहे हैं। तो ये आपका पेस पार्ट हुआ। अब आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का हिंदी नाम होता है महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता क्या है वो आप समझ सकते हैं कि हर साल जब आप नौकरी कर रहे हैं, एक ही तनख्वाह होगी तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो उसके अनुसार आपकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। और वो जो बढ़ी हुई तनख्वाह जो है महंगाई के कारण से, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जिसको कहा जाता है डीए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ओके, देखें, डियरनेस अलाउंस यानी डीए, डियरनेस पे भी बोलते हैं इसको। इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के कारण से, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब अपने जो डे रूटीन के जो खर्चे होते हैं ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, खर्च, दिन प्रतिदिन के खर्चे, तो वो महंगे हो जाते हैं। दिस इज फुली टैक्सेबल, और ये जो इसके लिए जो पैसा दिया जाता है वो क्या होता है? फुली टैक्सेबल होता है। ओके, नोट, sometime it is given that DA and DP is not formatting a part of retirement benefits। देखो ये जो लाइन है ना, वो अपने काफ़ी सवालों में आएगी कि DA सेवा शर्तों में है या सेवा शर्तों में नहीं है, अंडर द टर्म ऑफ कंडीशन है या नहीं है, टर्म ऑफ सर्विसेज है या नहीं है, ये बात आती है। तो यहाँ पे एक छोटा रेफरेंस है, इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बस याद रखें कि डीए के मामले में ऐसा लिखा होता है कि वो इन द टर्म ऑफ रिटायरमेंट सर्विस में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये दो बातें हमेशा पूछी जाती हैं। तो उसके लिए वो कहता है कि सम टाइम इट गिवन दैट डीए या डीपी इज़ नॉट फॉर्मेटिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं होगा। जैसे लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है छुट्टियों के पैसे, पेंशन में नहीं लेंगे, पीएफ में नहीं लेंगे, एक्सेट्रा। इन सच केस डीए एंड डीपीज इटसेल्फ बी अ फुल्ली टैक्सेबल, ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से टैक्सेबल होता ही है। हाउएवर, फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, पेंशन और एचआरए, डीए विल बी इंक्लूडेड सैलरी ओनली इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर वो आपके लिया जाता है, सेवा शर्तों के अंतर्गत होता है, तो उसके जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब लेंगे। तो बच्चों देखो, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिया है कि डीए के साथ में कई बार लिखा होगा सेवा शर्तों में है या सेवा शर्तों में नहीं है, ये तो हिंदी शब्द हो गए। इंग्लिश में लिखा होगा अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज और नॉट अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज।
तो ये जब भी शब्द आएंगे तो उसका कैसे उपयोग किया जाएगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन डीए के साथ में ये लिखा हुआ होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। क्लियर? डीए होता क्या है, अभी आपको अगर इतना समझ में आ गया तो दैट्स ओके। अगला है आपके फीस। ठीक है, तो फीस में आपकी क्या चीज़ आएगी ये भी देखें। फीस, एन एम्प्लॉय मे बी गिवन अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी एक्स्ट्रा रेमुनरेशन फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज। ऐसा हो सकता है कि अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज उसको आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े अदर देन सैलरी, फीस के नाम से। तो वो ये कहता है कि सच एक्स्ट्रा रेमुनरेशन इज ट्रीटेड एज फीस शैल बी फुल्ली टैक्सेबल, यानी फीस के नाम से भी यदि आप सैलरी किसी को व्यक्ति को दे रहे हो तो भी वो इसके अंतर्गत टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, कमीशन, इट मे बी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इन ईदर केस इट इज़ टैक्सेबल। कमीशन, जैसे नौकरी में आप प्राइवेट भी नौकरी करते हो और गवर्नमेंट में भी करते हो, तो अगर कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन है जिसमें आपको कमीशन दिया जाता है, कमीशन दो तरह से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यानी आप जो विक्रय करते हो उसके आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। दो सिचुएशन हमारे सामने आएंगी, किसी भी तरीके से कमीशन मिले टैक्सेबल होता है। मूल बात ये इतनी सी है। ओके, बोनस, बोनस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉलेंट्री, यानी आपको नियमों के अंतर्गत भी दिया जा सकता है और स्वेच्छा से भी दिया जा सकता है। इन आइदर केस इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, और ये हर स्थिति में ये टैक्सेबल होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस इज टैक्सेबल एज बोनस, वेयर एज वॉलेंट्री बोनस इज टैक्सेबल एज परक्यूजिट्स। यहाँ पे उसने थोड़ा सा अंतर कर दिया कि अगर ये आपके स्ट्रक्चरल दिया जा रहा है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो वो क्या होगा कि आपको दैट विल बी द पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। और अगर वो वॉलेंट्री दिया जा रहा है, इच्छा से दे रहे हैं, तो वो सुविधाओं में माना जाएगा। परक्यूजेट्स का मतलब होता है सुविधाओं के अंतर्गत, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सैलरी हेड में आते हैं, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ द रिसिप्ट। बोनस का बेस नियम है, जब रिसिप्ट होता है जिस समय, उस समय टैक्सेबल होता है। इफ एरियर बोनस इज रिसीव्ड, एसएससी कैन क्लेम रिलीफ 89(1), यानी अगर आपके एरियर मिल रहा है तो वो क्लेम कर सकता है 89(1) के लिए। ये 89(1) क्या है अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो ये आपके आज के पॉइंट थे। सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, बहुत बेसिक छोटा सा एक वीडियो बनाया है मैंने जिसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ें सारी ले ली हैं। आने वाले में हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपको जो भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा। बाय।